वेलकम एवरीवन। इस वीडियो में समझेंगे हम सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के बारे में। सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस हम ड्रॉ करने में लग जाते हैं बिना उसके पीछे जो लॉजिक है उसको समझे बिना। तो हमें पहले यही समझना होगा कि क्या लॉजिक है सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के पीछे, कौन सी ट्रू है, कौन सी फॉल्स है, कौन सी होल्ड करेगी, कौन सी नहीं होल्ड करेगी। इसको समझने के लिए हमें उसके पीछे जो लॉजिक है कॉन्सेप्ट को समझना होगा। और इस वीडियो में मैं आपको यही कॉन्सेप्ट समझाऊंगा कि कैसे आपको पता करना होगा कि कौन सी सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस ट्रू है। वो हम पूरा लॉजिक स्टेप बाय स्टेप इसको समझेंगे। उसके बाद जो लॉजिक हम समझेंगे उसको हम चार्ट में एनालाइज करेंगे, उसको दिखाएंगे कि कैसे इसको ड्रॉ करते हैं और कौन सी सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस ट्रू है और क्यों होल्ड करेगी। तो इसमें ज़्यादा हम टाइम नहीं लगाएंगे और वीडियो में देखेंगे। अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और चलिए देखते हैं इस वीडियो में इसको एनालाइज करते हैं। तो सबसे पहले हम सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, क्योंकि बिना समझे अगर हम इसको ड्रॉ करने में लगेंगे तो इसके पीछे जो बिहाइंड जो लॉजिक है हम उसके बिना इसको ड्रॉ करेंगे तो फिर ये समझने में भी मुश्किल रहेगी और फिर हम कंफ्यूज भी रहेंगे। तो सबसे पहले आइए समझते हैं कि सपोर्ट रेसिस्टेंस है क्या और इसका कॉन्सेप्ट क्या है और कैसे फिर इसको ड्रॉ करते हैं। तो हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहले तो आपको मार्केट पता होनी चाहिए। मार्केट मैं पहले भी बता चुका हूँ, मार्केट या तो ट्रेंड करती है या मार्केट चैनल में रहती है या मार्केट रेंज में रहती है। जब मार्केट ट्रेंड में रहती है, मार्केट ऐसे मूव करती है अगर अप ट्रेंड है और हम यहाँ पर ये सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस ड्रॉ करते हैं। दूसरी, जब मार्केट चैनल में रहती है तो मार्केट एक तरीके से अप जाती है, फिर डीप पुल बैक, अप जाती है, डीप पुल बैक, अप जाती है, डीप पुल बैक। वहाँ पर ये जो सपोर्ट रेसिस्टेंस जो ये थी वो यहाँ पर ये हो जाती है। तीसरे जो है रेंज बाउंड है, जब मार्केट ना तो ऊपर जाती है नीचे जाती है बल्कि इक्वल में रहती है, ऊपर सेम पॉइंट, ऊपर नीचे, ऊपर, एक ही जगह पे, मतलब कि कोई उसमें पावर नहीं है। मैं जो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस बात करूँगा वो ट्रेंड के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ट्रेंड में जो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस है सबसे बेस्ट जो मार्केट है ट्रेड करने के लिए वो ट्रेंड है। चैनल में आप देखेंगे कि डीप पुल बैक आते हैं और रेंज में बायर और सेलर दोनों आपस में लड़ रहे हैं, किसी के पास पावर नहीं है। ट्रेंड में एक में पावर है, या तो वो बायर है या सेलर में है। चैनल में पावर तो है बट सेलर भी उसको देखिए कितना डीप पुल बैक कर रहा है, मतलब उसको नीचे लेके आ रहा है। तो यहाँ पर कम पावर है ट्रेंड के मुकाबले, और रेंज में तो दोनों बराबर पे चल रहे हैं। तो अगर आप ट्रेड करें, मैं कहूँगा कि आप ट्रेंड में ट्रेड करें और वो सबसे बेटर रहेगा। तो आज हम जो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस बात करेंगे वो ट्रेंड के बारे में बात करेंगे। अब इसमें आते हैं हम ट्रेंड में सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। पहले तो समझे कि सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस है क्या। ये दो लाइन होती है। मैं इसको एक कॉन्सेप्ट जो बताऊंगा वो एक बिल्डिंग से बताऊंगा कि ये एक बिल्डिंग है जिसमें कई सारे फ्लोर हैं, ठीक है ना। मान लीजिए ये एक पहला फ्लोर है, इसमें ये आपका फ्लोर है और ये आपकी रूफ है। मार्केट यहाँ से यहाँ गई, यहाँ पर आई। जब मार्केट इस रूफ को ऊपर निकल गई तो ये आपकी सपोर्ट बन जाएगी। फिर मार्केट जब यहाँ पर आएगी, यहाँ से फिर वो बाउंस करेगी, ये आपकी रेसिस्टेंस बन जाएगी, ठीक है ना। फिर जब यहाँ से सपोर्ट रेसिस्टेंस ये ऊपर जाएगी, ये इस फ्लोर को फिर ब्रेक करेगी। जो ये पहले रूफ थी, अब ये क्या हो जाएगा, ये फ्लोर बन जाएगा। फिर ये रेसिस्टेंस सपोर्ट में बन जाएगी। फिर ये जब यहाँ पे आएगी तो ये हमारी सपोर्ट हो जाएगी और ये हमारे रेसिस्टेंस हो जाएगी। फिर ये यहाँ से सपोर्ट से ऊपर जाएगी। तो ये इसी तरीके से जब मार्केट ऊपर चलती है, तो कहने का मतलब ये कि मार्केट एक ट्रेंड में जब है तो वो सपोर्ट रेजिस्टेंस
एक डायरेक्शन में चलती है। मार्केट ऐसे नहीं जाती कि अब ऊपर गई, अब नीचे गई, फिर नीचे गई, फिर ऊपर गई, फिर ऊपर, कुछ डायरेक्शन ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि बायर सेलर है। अगर ऐसा कुछ होगा तो कोई भी ट्रेड नहीं कर पाएगा। मार्केट का एक ट्रेंड होता है, या तो वो ट्रेंड में चलेगी, या जैसे मैंने बताया वो रेंज बाउंड चलेगी, या फिर चैनल चैनल या रेंज बाउंड। मार्केट कभी भी ऐसे ऊपर गई, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, मतलब कि ऐसे नहीं होगा कि जिसमें इसमें कोई भी ट्रेड नहीं कर पाएगा। तो मार्केट का एक डायरेक्शन होता है पता करने के लिए। तो इसीलिए मार्केट जब ऊपर चल रही है, ये हम ट्रेंड की बात कर रहे हैं। तो जैसे मैंने पहले ही बताया, ये आपकी रेसिस्टेंस थी, यहाँ पे सपोर्ट हुआ, जब ये यहाँ इसने इसको ब्रेक किया, ये आपकी रेसिस्टेंस हो गई, और ये रेसिस्टेंस आपकी सपोर्ट बन जाएगी। यहाँ पर ये इसने सपोर्ट ली, फिर ये इसको ब्रेक किया इसने, यहाँ पे ये रेसिस्टेंस हो जाएगी और ये सपोर्ट बन जाएगी। तो इसी तरीके से मार्केट मूव करती है। मार्केट को समझने के लिए कि क्या सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस की क्या तीन मेन फंडामेंटल, मैंने ट्रेंड में भी तीन चीज़ें बताई थी, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस में भी मैं तीन ही चीज़ें बताऊंगा जो इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले तो मैं बताऊंगा टाइम फ्रेम, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। दूसरी होगी टाइम स्पेंट, और रिएक्शन। और तीसरा होगा मल्टीपल टच। तो इन तीनों के बारे में आपसे बात करेंगे। तो पहला आता है कि टाइम फ्रेम, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। इसको मैं समझाने के लिए आपको एक एग्जांपल दूंगा। मान लीजिए एक घर है, अब इस घर में एक फादर रह रहा है और एक सन रह रहा है, ठीक है ना। एक फादर है और एक उसका बेटा है। अब ये बताइए इस घर में किसकी चलेगी? फादर की सुनी जाएगी, उसका कहना माना जाएगा, उसके डिसीजन लिए जाएंगे, या सन की जो कि 10 साल का है और फादर जो है कि 40 साल का है, वो डिसीजन लेगा, या कि सन डिसीजन लेगा? अगर सन ने डिसीजन भी लिए तो उस डिसीजन की क्या वैल्यू होगी, क्या इम्पोर्टेंस होगी, और जो फादर ने डिसीजन लिए उसकी क्या वैल्यू होगी, क्या इम्पोर्टेंस होगी? मेरा मानना है कि आप सभी सोच रहे होंगे, जो मैं भी सोच रहा हूँ, कि जो डिसीजन लेने वाला होगा वो फादर होगा, क्योंकि वही उसके पास समझदारी है, वो बड़ा है, वही डिसीजन लेगा और वही डिसाइड करेगा कि क्या है, और उसके डिसीजन की इम्पोर्टेंस भी होगी, वैल्यू भी होगी। सन को कुछ ज़्यादा, इतना 10 साल का, उसको कुछ ज़्यादा पता भी नहीं है, वो ज़्यादा कुछ देखा भी नहीं है, और उसकी डिसीजन की वैल्यू भी कम है। समझाने की कोशिश मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ बताना चाह रहा हूँ आपको टाइम फ्रेम, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। मैंने पहले भी बताया है, जब भी आप ट्रेड करें आपके दो टाइम फ्रेम होने चाहिए। एक टाइम फ्रेम होता है आप जिसमें एनालाइज करेंगे, दूसरा टाइम फ्रेम होता है जिसमें आप एंट्री करेंगे ट्रेड में, जो कि लोअर टाइम फ्रेम होता है। अगर आप स्विंग ट्रेड कर रहे हैं तो एनालाइज के लिए आप डेली देख सकते हैं, और एंट्री के लिए आप 4 आवर देख सकते हैं। लेकिन अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो एनालाइज के लिए आप 4 आवर देख सकते हैं, और एंट्री के लिए 1 आवर। स्कैल्पर के लिए और नीचे जा सकते हैं 5 मिनट और 1 आवर में। कहने का मतलब यही है कि अगर मैं स्विंग ट्रेड में देख रहा हूँ तो मैं डेली चार्ट में जो है, और ये 4 आवर मेरा एंट्री का है, डेली चार्ट जो है वो फादर है, और 4 आवर चार्ट जो है वो सन है। तो जो डिसीजन, जो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस मैं डेली में ड्रॉ करूँगा उनकी वैल्यू ज़्यादा होगी, वो इम्पोर्टेंट होंगी, ना कि 4 आवर में जो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस में ड्रॉ करूँगा उसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा होगी।
तो यही देखना है। अब जब भी हम ड्रॉ करेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अपने एनालाइजिंग टाइम फ्रेम में, जो भी फादर टाइम फ्रेम है, जो भी डेली, मान लीजिए मेरा फादर टाइम फ्रेम डेली है या 4 आवर है, उसमें जो भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में ड्रॉ करूँगा उसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा होगी। 4 आवर में जो भी या 1 आवर में जो ट्रेडिंग टाइम फ्रेम है उसकी इम्पोर्टेंस कम होगी। हम एनालाइज इस बेस पे कर रहे हैं, तो हमें यही देखना है। जब भी पहला कॉन्सेप्ट यही है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कौन से टाइम फ्रेम की है। जितना हायर टाइम फ्रेम होगा उसकी इम्पोर्टेंस उतनी ज़्यादा होगी। आप ये कहने लगेंगे कि पहले क्यों ना हम मंथली या ईयरली या वीकली पर वो जाएंगे, तो वहाँ पे आपको सिग्नल ही कितने मिलेंगे, मंथली में आपको कितनी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, हाँ उसकी वैल्यू इंपॉर्टेंस होगी। जब मार्केट वहाँ पर जाएगी, टच करेगी, तो वो रिएक्ट करेगी। तो पहला कॉन्सेप्ट तो ये हुआ। दूसरा कॉन्सेप्ट है कि मार्केट ने टाइम स्पेंड और रिएक्शन। तो टाइम टाइम स्पेंड और रिएक्शन, जब भी हम देखेंगे कि मार्केट अब मूव कर रही है, मान लीजिए अब जा रही है, और उसने थोड़ा सा रिट्रेच किया, फिर अब जा रही है, फिर रिट्रेच किया, फिर जा रही है, फिर रिट्रेच 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 किया, फिर जा रही है। अब मुझे ये बताइए, हम यहाँ पर तीन एक तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देख सकते हैं। एक ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है। यहाँ पर इसने टाइम स्पेंड किया है एक बहुत ही थोड़ा, यहाँ पर भी बहुत थोड़ा टाइम स्पेंड किया, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना टाइम स्पेंड किया है। तो जहाँ पर इसने ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है, इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी और इसकी इम्पोर्टेंस भी ज़्यादा होगी, rather देन कि यहाँ पर इन दो में जहाँ पर उसने टाइम ही स्पेंड कम नहीं किया। ये एक तरीके से कहें कि आप घर से निकले और रेड लाइट मिली, यहाँ पर रेड लाइट है 5 मिनट की, यहाँ पर रेड लाइट है 5 मिनट की, और यहाँ पर पुलिस वाले ने आपको रोक ही लिया है, ठीक है ना, कहा कि रुको, तो आप यहाँ पे आधा 1 घंटा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होगी। तो मार्केट अगर यहाँ से यही छोटा फिर छोटा फिर छोटा और यहाँ पे आई, और जब मार्केट ऊपर जाएगी, आपको क्या लगता है मार्केट कहाँ पर होल्ड करेगी? चांसेस है मार्केट यहाँ पर होल्ड करेगी। यहाँ पर बहुत कम चांस है, यहाँ पर बहुत कम चांस है। अगर मार्केट ने होल्ड करा तो मार्केट यहाँ पे होल्ड करेगी। दूसरा मैं बताना चाह रहा था कि रिएक्शन, जब मार्केट यहाँ से जाए, ये जाए जाए और जब यहाँ से क्रैश करे, तो एकदम से जो रिएक्शन आया है कि मतलब यहाँ पर कोई बैठा हुआ है जिसने, मतलब यहाँ से कोई बायर जा रहा था, ऊपर जा रहा था, और सेलर ने आया यहाँ पर आके सीधा उसको नीचे ले आया। तो मतलब कि उसने ऊपर जाने ही नहीं दिया। मतलब रिएक्शन इतना स्ट्रांग है कि जो उसे टाइम लगा, अगर हम कहें 4-5 दिन लगे यहाँ से यहाँ तक जाने में, वो एक दिन में ही यहाँ पर उसने उसे ख़त्म कर दिया। तो रिएक्शन मतलब कि बहुत स्ट्रांग सेलर है और उसने उसको बिल्कुल ही खा लिया है। कॉन्सेप्ट में यही बताना चाह रहा हूँ कि कितना मार्केट एक जगह पे टाइम स्पेंड कर रही है और कितनी जल्दी वो क्रैश कर रही है। मतलब कि कौन सी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इम्पोर्ट होंगी, जहाँ पर ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है या जहाँ पर उसने रिएक्ट किया है। क्यों रिएक्ट कर रहा है? क्योंकि मान लीजिए ये डेली टाइम फ्रेम है, यहाँ से मार्केट आई, ये ऐसे नीचे आई, अब यहाँ से ऊपर जा रही है। अब देखिए, अब ये आप देखिए एक सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया यहाँ पे उसने टाइम स्पेंड किया हुआ है। यहाँ से ये पक्का कुछ रिएक्शन होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल ही क्रैश करेगा, रिएक्शन होगा, फिर ऊपर जा सकता है या नीचे भी जा सकता है। पर ये एक एरिया है जहाँ पर सेलर पहले से था, उसने टाइम स्पेंड किया था, तो वहाँ पर वो रिएक्ट करेगा। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं टाइम स्पेंड और रिएक्शन में। तीसरा आता है मल्टीपल टच पॉइंट्स, मल्टीपल टच। मल्टीपल टच, जब भी आप सपोर्ट रेजिस्टेंस को ड्रॉ करेंगे, तो जैसे मैंने ये बताया था, ये देखिए, अगर
जब भी आप सपोर्ट रेसिस्टेंस को ड्रॉ करें तो एक एरिया को डिफाइन करें, ना कि एक लाइन पे कॉन्सेंट्रेट करें, और देखें कि कितने मल्टीपल टच पॉइंट हो रहे हैं और वहाँ पर रिएक्शन क्या है और कितना टाइम स्पेंड किया हुआ है। अगर आप यहाँ देखिए इस एरिया में इसने टाइम स्पेंड किया है और फिर जब इसका रिएक्शन है देखिए कितना क्रैश किया है। फिर यहाँ पर ये आई, एकदम से जितना ये ऊपर गया था उतना ही रिएक्स क्रैश कर गया, और फिर जब ये यहाँ से नीचे आ रही है यहाँ पे फिर टाइम स्पेंड कर रही है। तो ये एक टच है, ये एक टच है, ये एक टच है। तो ये जो मेरा पूरा एरिया हुआ, ये एक मेरा सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस का एक एरिया हो गया। एक सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, जब भी मार्केट यहाँ पे आएगी कुछ रिएक्शन होगा, तो हमें इसी तरीके से मार्केट को चेक करना है और मल्टीपल टच पॉइंट के साथ से ही अपनी सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को ड्रॉ करना है। अब आप कहेंगे सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस ड्रॉ करें तो जहाँ पर कैंडल गई है वो ड्रॉ करें या फिर वीक है उसको लें, या तो हम इसको ड्रॉ करें या हम पूरी वीक को, मतलब कि वीक को ड्रॉ करें या पूरी कैंडल को ड्रॉ करें, कैसे ड्रॉ करें ये मैं आपको चार्ट में दिखाऊंगा। जैसे मैंने पहले ही बताया है, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस एक लाइन नहीं है कि बिल्कुल यहीं पे आएगी तो वो रिएक्ट करेगी। सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस एक एरिया है। अगर मार्केट यहाँ से यहाँ गई तो मैं ये एक एरिया डिफाइन कर रहा हूँ जहाँ पे मल्टीपल टच है पॉइंट्स है। वो यहाँ पे भी आ सकती है, यहाँ पे रिएक्ट कर सकती है, यहाँ पे रिएक्ट कर सकती है, कहीं पे भी रिएक्ट कर सकती है। वही हमको डिफाइन करना है। तो वो मैं आपको चार्ट में दिखाऊंगा कि कैसे इसको करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस जो मैंने आपको बताया है। जो सारी ये 3 चीज़ें हैं जो थ्योरेटिकल अभी तक हमने देखा है, हम इसको कैसे प्रैक्टिकल में चार्ट में अप्लाई कर सकते हैं, कैसे देख सकते हैं। तो कोई भी चार्ट ले लीजिए, हम किसी भी चार्ट में न्यूज़ीलैंड यूएसडी को ही देख रहा था, चलिए यही देख लीजिए। मैं यहाँ पे ये नहीं बता रहा कि कौन सा पीरियड ट्रेड करना है, मैं जस्ट एक रैंडम पीरियड यहाँ पे सेलेक्ट लिया है। तो इसके बेस पे डिसाइड मत कीजिए कि हम न्यूज़ीलैंड यूएसडी ट्रेड नहीं कर सकते। मैं जो भी यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ वो एक समझाने के लिए लेता हूँ, उसका मतलब ये नहीं कि आप यही ट्रेड कीजिए। तो जस्ट फॉर एक एग्जांपल, न्यूजीलैंड यूएसडी डॉलर का हमने ट्रेड लिया। तो हमने 3 चीज़ें बात करी थी। पहली जो कंडीशन है, हमने कहा था कि जब भी होगा हमें टाइम सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस देखनी है। सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस कौन-सी टाइम फ्रेम की है और फिर उसी की इम्पोर्टेंस होगी जो फादर टाइम फ्रेम है। मान लीजिए अगर आपका हम 4 आवर के टाइम फ्रेम में है, 4 आवर टाइम फ्रेम आपका एनालाइजिंग टाइम फ्रेम है और 1 आवर आपका 1 आवर आपका ट्रेडिंग टाइम फ्रेम। तो हमें ये देखना होगा कि जो 4 आवर बोलेगा हमें उसी की भाषा समझना है कि 1 आवर की। अब मैं यहाँ पर देख रहा हूँ ये लास्ट रन है। अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से हमने शुरू किया, ठीक है ना? यहाँ तक हम पहुँचे हैं। ये अब ट्रेंडिंग मार्केट चल रही है, ठीक है ना? अब मैं यहाँ पर पुल बैक, जो भी हम ट्रेंड ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेंड ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट है जो मैंने पिछले बताया, उसको देख सकते हैं। जब ट्रेंड जाएगा और पुल बैक देगा। अब इस ट्रेंड में, जो पूरे ट्रेंड में आप कितनी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देख रहे हैं? क्या देख रहे हैं? कि जो जहाँ पर मार्केट ज़्यादा टाइम स्पेंड करेगी, मैंने पहले भी बताया था, दूसरा पॉइंट हमारा ये था, वहाँ पर टाइम स्पेंड करेगी और जहाँ पे रिएक्शन होगा। अब यहाँ पर जो हमारा ये 4 आवर का टाइम फ्रेम है, इसमें जो है हमें क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दिख रहा है? ये केवल एक एरिया दिख रहा है कि यहाँ पर मार्केट ने थोड़ा-सा होल्ड लिया है। इसके अलावा मुझे कोई और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं दिख रही। ये दिख रही है एक रेड कैंडल, ये यहाँ पर एक छोटी-सी रेड, ये 2 कैंडल है, बाकी ये एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया है जो दिख रहा है। इसके अलावा और कुछ नहीं। तो मेरे लिए केवल इसकी इम्पोर्टेंस होगी। मैं इसे इम्पोर्टेंस दूँगा, मैं कोशिश करूँगा कि मार्केट जब ऊपर जा रही है, यहाँ से यहाँ पर आए और फिर मुझे पुल बैक दे, तो मैं यहाँ पर एंट्री के लिए ट्रेड करूँ। तो मैं इस एरिया को देखूँगा। लेकिन अगर मैं यही कैंडल को मैं 1 आवर में जाके देखूँ, मैं 1 आवर में आ गया। यही टर्न है जो हमने देखा है। अब 1 आवर में जो कि बेटे वाला टाइम फ्रेम है, ये फादर वाला टाइम फ्रेम नहीं है। बेटा कहने लगा, पापा मुझे तो ये भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दिख रही है, ये भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दिख रही है।
ये भी सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस दिख रही है, और ये भी सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस दिख रही है, और एक ये छोटी सी ये वाली भी सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, तो ये यहाँ पे मार्केट रेड कैंडल बनाई है। तो मैंने पहले ही बताया था, जब घर में एक फादर है और एक सन है, फादर बोल रहा है ये केवल एक सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस है, जो कि मैं देख रहा हूँ, मेरे हिसाब से ये है। बेटा कह रहा है नीली वाली है, ये जो मैं देख रहा हूँ ये सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। तो घर की, उस घर में किसकी चलेगी? मैंने कहा ना, और आप भी मानते होंगे कि फादर की चलेगी। तो यहाँ पर देखिए ये जो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस है, क्योंकि फादर को केवल यही दिख रही है, बेटे को तो बाकी 5 भी दिख रही हैं। और अगर मैं फादर वाले टाइम फ्रेम में जाता हूँ, क्या आपको कुछ दिख रहा है वहाँ पर? मुझे तो बस एक छोटी सी यहाँ पे एक रेड कैंडल दिख रही है, वो भी एक, और ये एक छोटा सा रुका, जैसे मैंने कहा था एक रेड लाइट आ गई है, यहाँ से यहाँ ये गया, ये एक रेड लाइट है, यहाँ पर पुलिस वाले ने उसको रोक ही लिया है, बिल्कुल कहा कि आप यहाँ रुकिए, यही उसने देखी है। उसके बाद तो उसे कुछ दिख ही नहीं रहा है। तो वो, तो फादर वाला जो टाइम फ्रेम है वो कैसे बेटे की टाइम फ्रेम की बात मानेगा? बेटे वाला जो जिसको उसको दिख रही है ये नीली लाइन है, वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रहेगी, वहाँ पे इतना वो रिएक्शन नहीं आएगा, और वो होल्ड करने के चांसेस भी कम रहेंगे। तो फादर टाइम फ्रेम में आप देख रहे हैं जहाँ पर उसने बहुत टाइम बिताया है, इतना टाइम स्पेंड किया है, उसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा होगी और वही उसको दिख रही है। तो मार्केट का जो रिएक्शन होगा, मार्केट पुल करने के चांसेस यहाँ से इस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ज़्यादा होंगे, ना कि यहाँ पर या यहाँ पर। मैं ये नहीं कहता नहीं जा सकती, मार्केट में सब कुछ पॉसिबल, पर हमारी जो गेम है प्रोबेबिलिटी की गेम है, और हम जो टेक्निकल बेस पे जो करेंगे, हमारे जो एनालिसिस कहते हैं उसके बेस पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होल्ड करने के चांसेस यहाँ पर ज़्यादा है, ना कि यहाँ पर ज़्यादा है। आप यहाँ पर वेट कीजिए और यहाँ से एंट्री कर लेंगे तो वो पिछली हाई को जरूर टच करेगी। तो यही जो मैं कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा हूँ कि मार्केट जब, हमें देखना है कि कौन सी टाइम फ्रेम से है। दूसरी बात वही जो मैंने बताई कि टाइम स्पेंड कितना कर रही है और कितना रिएक्ट कर रही है। पहला 4 आवर और 1 आवर में उसको जो मैं हमने अभी देखा है, ये 2 टाइम फ्रेम में भी, अगर हम 2 टाइम फ्रेम में ये देखिए, ये जो है 1 आवर का टाइम फ्रेम है, ये 4 आवर। तो 4 आवर में तो हमें कुछ दिख ही नहीं रहा, और 1 आवर में आपको बहुत सारी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मिल जाएंगी। तो पहला पॉइंट ये है जो मैं ये समझाना चाह रहा था। दूसरा पॉइंट ये है कि मार्केट ने उस जगह पर कितना टाइम स्पेंड या उसने कितना रिएक्ट किया है। तो यही जो एग्जांपल हमने देखा, यहाँ पर देखिए, ये इसने, ये 4 आवर की कैंडल है, तो यहाँ से यहाँ तक इसने कम से कम पूरा 2-3 दिन लगाए हैं, जबकि टाइम स्पेंड किया है। मैंने पहले भी एग्जांपल वो बता रहा था, ये रेड लाइट है, यहाँ पर पुलिस वाले ने स्टॉप कर लिया, और यहाँ पर फिर एक रेड लाइट है, यहाँ पर टाइम स्पेंड किया है, तो इसकी वैल्यू ज़्यादा रही। तो आप जब यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, इसकी वैल्यू ज़्यादा आता है। रिएक्शन, यहाँ पर देखिए कैसे रिएक्ट कर रही है, मतलब कि यहाँ से ऊपर कोई और शार्प मूव, मतलब यहाँ से यहाँ आता आने में उसे इतना टाइम लगा, और जैसे एक कैंडल 4 कैंडल से 50% खा गई, तो कितना स्ट्रॉन्ग सेलर यहाँ पे बैठा हुआ है, तो ये इसकी इम्पोर्टेंस रही। उसी तरीके से यहाँ पे देखिए, ये भी है, जो इसने पूरा उसको ऊपर ले गया, तो एक रिएक्शन है। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रिएक्शन मिल रहा है, उसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा है, और जहाँ पर वो टाइम स्पेंड कर रही है मार्केट, उसकी भी तो बिल्कुल भी टाइम स्पेंड नहीं है वहाँ पे। तो अब अगर मैं देखना चाहूँ, यहाँ पर ये एक ग्रीन कैंडल है जो 4 आवर में, 1 आवर में इसको देखेंगे तो और भी ज़्यादा होल्ड दिखेगा, यहाँ पर नहीं दिख रहा, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू नहीं। तो ये दूसरा पॉइंट है। पहला पॉइंट हुआ फादर टाइम फ्रेम, जो उसको दिख रहा है वो उसी पे बिलीव करेगा, सन वाले को नहीं दिखेगा। दूसरा, कितना टाइम स्पेंड किया है और कितना उसने रिएक्शन दिया है। अगर स्ट्रॉन्ग रिएक्शन है, बिल्कुल मार्केट एक तरीके से, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, मार्केट एकदम से जंप करके ऊपर गई है, रिएक्शन है, की वैल्यू है, मतलब यहाँ पे कोई बायर या सेलर जो भी बैठा हुआ है वो खरीदेगा, तो लगेगा मार्केट यहाँ पे आई है तो खरीदेगा। चलिए पॉइंट 3 की बात करते हैं, जो है मल्टीपल टच पॉइंट्स।
इसके बारे में मैं ये बताना चाहूँगा कि कैसे आप ड्रॉ करें। ये एक फाइनल पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए। जैसे मैं पहले ही कवर कर चुका हूँ, ये कोई एक लाइन नहीं है, एक एरिया है। तो हमें केवल ये देखना है कि जहाँ पर मल्टीपल पॉइंट टच हो रहे हैं। अगर हम देखें यहाँ पर, ये एक चार्ट में देख रहा हूँ, यही न्यूजीलैंड यूएस डॉलर का, ये एक पॉइंट है यहाँ पर टच हो रहा है, ये एक पॉइंट है, ये एक और पॉइंट है, और ये एक और पॉइंट है। तो जहाँ पे 3-4 पॉइंट टच हो रहे हैं, वहां पर रिएक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं और वो होल्ड भी करेगी, ट्रू भी है। ये देखिए, ये दूसरी जो मैं टच कर रहा हूँ, ये वाले पॉइंट है। तो फिलहाल के लिए अभी मैं इन सबको डिलीट करता हूँ और यहाँ पर इसको, इस एरिया को, इसका कोई 100% ये नहीं है कि ऐसा ही होना चाहिए, जिसमें यहाँ पे इसको ड्रॉ कर रहा हूँ और यहाँ पर ये 2 पॉइंट हैं, इनको टच कर रहे हैं। जैसे आगे तक मैं इसको ले जा रहा हूँ, मैंने आगे के पॉइंट नहीं देखे, मैं नहीं देख रहा था, मैं केवल ये 3-4 पॉइंट, बाकी देखेंगे कि आगे क्या टच है क्या नहीं है। ठीक है ना। अब इसको देखते हैं। जब मार्केट, हमने इसके बेस पे यहाँ पे ये लगाया, अब मार्केट यहाँ पर चल रही है। अब आप देखिए, जब मार्केट यहाँ जा रही है, यहाँ पे रिएक्ट किया, फिर ऊपर गई, यहाँ पे फिर आई, फिर रिएक्ट किया। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ है जो रिएक्ट कर रहा है। यहाँ पे फिर आई पर एकदम से फिर ऊपर चली गई और यहीं पे वो होल्ड कर रही है। देखिए कितनी बार उसने यहाँ पे रिएक्ट किया, कितनी ये स्ट्रांग है यहाँ पर। मतलब कि इससे पता चल रहा है कि मार्केट फ्यूचर में यहाँ पर रिएक्ट करेगी ही करेगी। अगर इसने आगे तक एक्सटेंड करूं, तो जब देखिए, जब यहाँ पे इसने फाइनली रिएक्ट किया, ये कहाँ तक गई है। तो इसी चीज को, कॉन्सेप्ट को आप, जब आपके पास ट्रू ऐसी सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस हो जो पता है आपको कि सॉलिड है और आप ट्रेंड के साथ हैं, तो आपको अच्छी एंट्री मिलेगी और आप इसके बेस पे ट्रेंड करें। तो जब भी फाइंड करें, ऐसी सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस फाइंड करें जो मल्टीपल टच के साथ हो। अगर मैं ये वाली देखूं, तो यहाँ पर इसको अगर पीछे ले जाइए, अगर हम इसके बेस पे यहाँ पे लगाएं और इसको आगे तक एक्सटेंड करें, तो देखिए यहाँ पर ये आई है, 1-2-3 पॉइंट यहाँ थे और जब ये यहाँ पे रिएक्ट करी है तो इसी ने यहीं पे रिएक्ट किया, क्योंकि यहाँ पे बायर बैठा हुआ है पहले से। आप किसी भी चार्ट में ये देख सकते हैं, ये कोई खास वो नहीं है। अब ये जो है, ये चैनल वाली है, जो मैं पहले ही बता चुका हूँ। ये एक चैनल की सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस है, इसमें डीप पुल बैक आ रहे हैं, तो वो चैनल पे आके यहाँ पे स्ट्रॉन्ग करेगी। तो ये चैनल वाली होती है। हमने जो आज डिस्कस किया है वो किया है ट्रेंड बेस पे। ट्रेंड बेस पे आपने ये पॉइंट आउट करना है जहाँ पे मल्टीपल पॉइंट टच हो और कैसे वो रिएक्ट कर रही है और कितना टाइम स्पेंड कर रही है। अगर इसी को देखा है हमने, यहाँ पे रिएक्शन है, यहाँ पे रिएक्शन है, यहाँ पे रिएक्शन है और यहाँ पे इतना टाइम स्पेंड किया है, तो बाद में जब इसने यहाँ से रिएक्ट किया तो ये सीधा कितनी ऊपर गई। अब आप कहेंगे हम कितना एरिया देखें, कितने साल का डाटा देखें। मैं कहूँगा अगर आप डेली में देख रहे हैं तो कम से कम 6 महीने का डाटा सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस देते हैं। मान लीजिए भी हम मार्च में हैं तो भी मई जून यहाँ तक की सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस आप देख सकते हैं, वो वैलिड करें। अगर उसके बेस पे ट्रेडिंग करेंगे तो आपकी चांसेस ज़्यादा होंगे कि आपको प्रॉफिटेबल ट्रेड ज़्यादा मिले, सक्सेसफुल ज़्यादा हो, इतना आप पीछे जा सकते हैं। तो ये 3 चीज़ें जो पॉइंट है जो मैंने आपको बताया कि टाइम फ्रेम की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को वैल्यू दीजिए, कितना टाइम उसने स्पेंड किया है उसका रिएक्शन देखिए, और तीसरा कितने मल्टीपल टच पॉइंट है उसकी वैल्यू ज़्यादा। मेरी कोशिश यही थी कि मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करूँ। मुझे बताइए कि आपको ये क्या लगा, कुछ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन इससे आपको मिली, कुछ नया सीखने को मिला? मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं। इसे पे लाइक कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए अगर आप कर सकते हैं। और हमारा इंस्टाग्राम या फॉरेक्स फेसबुक पर भी पेज है, इंस्टाग्राम फॉरेक्स डॉट सैलरी, या फिर आपके कोई भी क्वेश्चन आप वहाँ पे पूछ सकते हैं, या फॉरेक्स सैलरी का पेज है वहाँ पे भी पूछ सकते हैं, या यहाँ पर आप कमेंट प्लीज़ डालिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले कि मैं ऐसा वीडियो आपको बनाऊँ और आपको कुछ वैल्यूबल मिले और इसी तरीके से आपको अच्छा कंटेंट मिलता रहे। तो अभी के लिए धन्यवाद, थैंक यू, बाय।